हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं, इसका ब्रांड नेम है डेरिफाइलिन। ये जो डेरिफाइलिन है, ये उसके ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके इंडिकेशन के बारे में, इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में, इनके कंसंट्रेशन के बारे में, इनके यूज और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए इस डेरिफाइलिन के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देख लेते हैं। इसमें दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को ऐड किया गया है। यह है आपका इटोफाइलिन और दूसरा आपका थियोफाइलिन। ये इटोफाइलिन का जो कंसंट्रेशन है वह है आपका 77 mg, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल उनके गाइडलाइन को फॉलो करके बनाया गया। थियोफाइलिन जो इसमें सेकंड ऑप्शन है हाइड्रेट फॉर्म में, इसका जो कंसंट्रेशन है वह 23 mg। इसके अलावा इसके बल को बढ़ाने के लिए एक्सिपिएंट यूज किए गए हैं, उनकी क्वांटिटी है क्वांटिटी सफिशिएंट। सो ये जो आपका डेरिफाइलिन है, इटोफाइलिन थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन है, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? ये बेसिकली ऐसे व्यक्तियों के इलाज के लिए यूज होता है अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको सीओपीडी की प्रॉब्लम है। इनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये दवाइयां यूज की जाती हैं। तो चलिए बेसिक में बात कर लेते हैं कि ये अस्थमा क्या है, ये सीओपीडी है क्या। अस्थमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। इन जनरल अगर आप अपनी बात करो, मेरी बात करो, तो हम बहुत आसानी से अच्छे से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यहां पे है नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति की जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल एलर्जन का जब ट्रिगर होता है, तो इनिशियल स्टेप में उनका जो ब्रोंकिया है वो स्पाज्म के फॉर्म में आ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन के फॉर्म में आ जाता है, मतलब सकरा हो जाता है। तो इससे एयर के पैसेज में, एयर के इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में दिक्कत जाती है और उनको ब्रेथलेसनेस जैसा फील होता है। इसके कुछ स्पेसिफिक साउंड भी जनरेट होते हैं और उनको तकलीफ भी होने स्टार्ट होती है। सेकेंडरी फेज में क्या होता है? सेकेंडरी फेज में जब ये प्रोसेस बढ़ता है तो म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होने लगते हैं। जो गॉबलेट सेल है हमारे, उस गॉबलेट सेल से म्यूकस का सिक्रेशन होता है। अब सेकेंडरी स्टेज में इन म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारा जो ब्रोंकिया का जो स्पाज्म था, ब्रोंको का जो कंस्ट्रिक्शन था वो ऑलरेडी हो चुका है, प्लस म्यूकस हो गया है, तो वहां पे चिपचिपापन बनने लगता है। इसलिए वो जो पैसेज है, जो पासेज था मूवमेंट ऑफ एयर का, वो और अधिक सकरा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे एयर के पैसेज में दिक्कत होती है और उस व्यक्ति को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। ये कहलाता है अस्थमा। सीओपीडी का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। वहां भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है एयर के पैसेज में। कहां से हम जब नोस्ट्राइल के थ्रू सांस को लेते हैं, वहां से लेकर के हमारे लंग्स तक, एल्वेलाई तक, ये पूरा पैसेज है। इस पैसेज के रिस्पॉन्सिबल ब्रोंकिया जो एक महत्वपूर्ण पाथवे बनाता है, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसे हम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब अगर ये ऐसा हो गया तो डेफिनेटली दिक्कत तो जाएगी ही जाएगी। इसके ट्रीट करने के अलग अलग मेथड होते हैं, जिसके अंदर कई तरह की कैटेगरी है, जिसका पूरा डिटेल वीडियो हमने एंटीएस्मेटिक ड्रग के रूप में हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे अपलोड किया है। उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे के साइड। तो जब हम ये आपका इटोफाइलिन और थियोफाइलिन लेते हैं, तो ये ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलैक्स करने का काम करते हैं, डायलेट करने का काम करते हैं। सो एज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दीज आर ब्रोंको डायलेटर। तो ये जो ड्रग है, ये आपकी ब्रोंकिया की कॉन्स्ट्रिक्शन को डायलेट करते हैं, वापस से इसकी ओरिजिनल स्टेट पे लेके आते हैं, ताकि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन प्रॉपर तरीके से हो, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अच्छे से हो, आपके लंग्स तक प्रॉपर पहुंचे और वाया लंग्स ये आपके ब्लड में पहुंचे और वाया ब्लड थ्रू आउट द बॉडी पहुंचे और सेल्स की जो रिक्वायरमेंट थी इनको पूरा कर पाए। So we can live many hours without having food. We can live many hours without having water too. But अपन few seconds या few minutes भी बिना ऑक्सीजन के, प्रॉपर ऑक्सीजन के नहीं सर्वाइव कर सकते। तो ये जो दवाइयां हैं वो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए काफी यूजफुल होता है। अस्थमा एक ऐसा कंडीशन है जिसके ऊपर कई सारे ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। यानी कि अगर आप डस्ट के कांटेक्ट में आते हो तो ट्रिगर हो जाएगा, कोई जानवरों के फर के कांटेक्ट में आते हो तो ट्रिगर हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंडी जगह में जाते हो तो भी आपको अस्थमा के ट्रिगर हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से आपको एलर्जी है तो अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। सो रीजन कोई भी हो, अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट हैं तो डॉक्टर आपके कंडीशन और कंडीशन की सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली ड्रग और ड्रग का डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दीज ड्रग आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंडिविजुअल कंडीशंस। तो आप इसको सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कौन सा कंडीशन इन्वॉल्व हो रहा है आपके पैथोफिजियोलॉजी में, कितनी सीवियरिटी है आपकी प्रॉब्लम की, उसके हिसाब से आपको ड्रग का डोज यानी कि रेजिमेन और कंसंट्रेशन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये रही बेसिक बात अस्थमा और सीओपीडी का। मैंने बहुत अच्छे से डेमो करके अस्थमा को समझाया है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, एक जनरल पब्लिक भी देखेगा तो समझ जाएगा, उसके लिए आप अस्थमा का वीडियो जरूर देखिएगा। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके बहुत कुछ काम आने वाला है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।